हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो हम बात कर रहे हैं जेईई एडवांस 2020 के रिवीजन की केवल क्वेश्चंस से। आप सभी का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आप सभी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट जेईई बेस्ड क्वेश्चंस जो कि इंक्लूडेड हैं, ठीक है, जिनमें आपको कंप्लीट कोर्स के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। कौन से? जेईई एडवांस एंड जेईई मेंस पर बेस्ड। कुछ लेक्चर्स होंगे कंप्लीट जेईई एडवांस पर बेस्ड, ठीक है। डेली आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। कहां से होंगे ये सब क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चंस होंगे जीएमपी, इरोडो 300 प्रॉब्लम्स, हॉलिक्स, ठीक है, 200 प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, क्रोटो, यहां से होंगे। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस और होंगे जो इन सब से बाहर होंगे, ठीक है। तो इन लेवल पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को। दूसरी बात, डेली हम फेसबुक पेज पे क्वेश्चंस अपलोड करते हैं, फिजिक्स एक्स पेज पे। दूसरा, टेलीग्राम चैनल पे जिसका ये लिंक है t.me फिजिक्स NG, ठीक है, ये लिंक है टेलीग्राम चैनल का, यहां आप आ सकते हैं और यहां पे डेली DPPs, डेली पेपर्स ये अपलोड किए जाते हैं विद स्टडी मटेरियल्स। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो बुक्स भी यहां पे अपलोड की जाती है। तो इन पे जरूर आइए और डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एडवांस की रिवीजन सीरीज, जहां हम डेली 3-4 क्वेश्चंस करेंगे अच्छे लेवल के, एग्जाम बेस्ड लेवल पे, और जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द फिगर शोन देयर इज ए कंडक्टिंग लूप ABCDEF of resistance per unit length lambda placed nearby a long straight current carrying wire। डायग्राम में बना देता हूं आपको क्वेश्चन का। ये डायग्राम है, ये लूप है, ठीक है, ये अपने पास लूप दे रखा है आपको, ठीक है। ABCDEF ये डिस्टेंस L है, और ये ये भी A है। दो स्क्वायर लूप आपको दे रखे हैं, तो ध्यान से सुनिए वापस से। इन द फिगर शोन देयर इज अ कंडक्टिंग लूप ABCDEF of resistance per unit length lambda placed nearby a long straight current carrying wire. The dimensions are shown in the figure. The long wire lies in the plane of the loop. The current in the long wire varies at I is equals to I naught into T. Find first the mutual inductance of the pair. इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर एंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द लूप इन टाइम t, ये आपको पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं पेयर का? म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस जो कैलकुलेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, एंड फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, जो कि प्राइमरी करंट है जिसके कारण फ्लक्स आ रहा है, वो रेशियो ही म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है, ठीक है। ये रेशियो ही क्या कहलाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये जो करंट है, इस करंट के कारण यहां पे जो फ्लक्स आ रहा है वो कैलकुलेट कर लेता हूं, नेट फ्लक्स। अब ध्यान से देखिए, यहां पे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, यहां पे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इसमें कैलकुलेट करता हूं पहले। तो मैं इसमें फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए एक स्ट्रिप अज्यूम करता हूं dx लेंथ की, और जिसकी विड्थ ये A है,
तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहां पे, अगर मैं बात करूं फ्लक्स की, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्लक्स डी फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू डी ए, यही होगी, हाँ है ना। तो B की वैल्यू कितनी होती है भाई, म्यू नॉट, लॉन्ग वायर के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही होती है। और R की वैल्यू अगर हम देखें तो यहां से X डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर ली, 2 पाई X, ये B आ गया इंटू DA। DA आप देखोगे तो ध्यान से इसका एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया, एरिया हो जाएगा A इंटू DX, A इंटू DX, ये आ गया अपने पास D5, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं नेट फ्लक्स अगर मैं बात करूं, नेट फ्लक्स की, ये जो I करंट है इसके कारण यहां पे फ्लक्स आया ना, तो मैं क्या करूंगा, फाई निकाल लूंगा कंप्लीट इन दोनों लूप से। फाई निकालने के बाद हम क्या करेंगे, I से डिवाइड कर देंगे साफ साफ, तो वो अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो आई, फाई नेक्स्ट आई अपॉन 2 पाई इंटू ए dx अपॉन एक्स। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, इन दोनों लूप में जब करंट फ्लो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, ये तो पहले लूप का, पहले लूप में x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, L से L प्लस ए तक, तो L से L प्लस ए माइनस dx अपॉन x, दूसरे लूप में फ्लक्स x की वैल्यू यहां से L प्लस ए से लेकर L प्लस 2a तक, L प्लस ए से लेकर L प्लस 2a, माइनस क्यों किया आपको पता चल गया, क्योंकि दोनों लूप में जो करंट फ्लो होगी वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, फाई अपॉन आई करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा बिल्कुल आराम से। तो कितना आया देखो ध्यान से, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, इसको मैंने इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट की, तो ln x L से L प्लस ए माइनस ln x L प्लस ए से L प्लस 2a। नेक्स्ट, तो फाई अपॉन आई मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज m म्यू नॉट a अपॉन 2 पाई, ये हो गया ln L प्लस ए डिवाइडेड बाई L माइनस ln L प्लस 2a डिवाइडेड बाई L प्लस a, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, देखो, ठीक है। तो मैं यहां पे कर रहा हूं, बाकी नेक्स्ट पार्ट, तो कितना आ गया भाई, m बराबर म्यू नॉट a अपॉन 2 पाई ln a अपॉन b होगा ना, तो देखो ध्यान से L प्लस ए 1 अपॉन यहां पे आएगा L प्लस 2a अपॉन L प्लस ए, ऊपर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, L प्लस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L इंटू L प्लस 2a, ये आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा लेंथी नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट अच्छा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है इसी क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट पूछ रहा है द हीट प्रोड्यूस्ड इन द लूप इन टाइम t, तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी यहां टाइम t में, ठीक है। तो हीट के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हीट के लिए हीट इज E स्क्वायर अपॉन R, और E की वैल्यू कहां से आएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया तो E की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्या, ठीक है। बात समझ में आई, तो ये था क्वेश्चन अपने पास, हाँ है ना, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना, सॉल्व करो अच्छे से, 2 बार सॉल्व करना भाई क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, और हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस तो बहुत ही सिंपल है, हीट प्रोड्यूस में क्या होगा, E की वैल्यू आपको निकाल दी है, E की वैल्यू सिंपल सी आ जाएगी आपके पास, क्या आ गया, m आ गया, ठीक है, ये m आ गया, E की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कितनी होती है, हाँ है ना, बात समझ में आ गई क्या। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। देखो, ए थिन नॉन कंडक्टिंग हॉरिजॉन्टल डिस्क ऑफ मास m having total charge q distributed uniformly over its surface can rotate freely about its own axis। ठीक है, डिस्क है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल चार्ज, और वो रोटेट कर सकती है। नेक्स्ट, इनिशियली व्हेन द डिस्क इज स्टेशनरी ए मैग्नेटिक फील्ड B is directed perpendicular to the plane is switched on at t is equals to 0. Find angular velocity omega acquired as a function of time if B is equals to k into t। तो वापस से देखो, यहां पे आपको इस तरह से एक डिस्क दी हुई है जो कि रोटेट कर सकती है, और यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है B इज इक्वल्स टू के इंटू टी, जो कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, और रेडियस जो है डिस्क की वो कितनी है, r है। तो अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्क घूमेगी कैसे, कौन घुमाएगा? घुमाने के लिए टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, और टॉर्क कहां से आएगा? जब फोर्स आएगा, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, फोर्स कहां से आएगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो पहले हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद में हमें फोर्स कैलकुलेट करना है एलिमेंटल पार्ट पर, देन आफ्टर हमें टॉर्क कैलकुलेट करके ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो देखो ध्यान से, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो हमारे पास ये डिस्क है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से अप्लाई हो रखा है, B इज इक्वल्स टू बी नॉट या K इंटू टी। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो नॉन कंजर्वेटिव प्रोड्यूस्ड होता है, यहां पे इस तरह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो यहां नॉन कंजर्वेटिव प्रोड्यूस होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, ये होता ही है अपने पास माइनस डी अपॉन डी टी इंटू बी इंटू ए। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसकी जो वैल्यू होती है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं E डॉट डी एल। ठीक है, ये हो गया अपने पास E डॉट डी एल। ये वैल्यू हम लिख सकते हैं यहां पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की। B की बात करें तो B अपने पास है K इंटू टी, और A की बात करें तो A कितना हो जाएगा? मान लो हम केवल यहां पे बात कर रहे हैं, अभी निकालते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, R रेडियस की, यहां से R रेडियस की, स्मॉल r रेडियस की dr का एक एलिमेंट अज्यूम कर रहा हूं, ये ठीक है, dr का एक एलिमेंट मैंने अज्यूम किया। तो इसके लिए मैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं इस पोर्शन पर, तो कितना हो जाएगा? E इंटू ये टोटल समेशन कितना हो गया? 2 पाई r माइनस डी अपॉन डी टी इंटू के इंटू टी इंटू व्हाट इज द एरिया? पाई आर स्क्वायर। तो भाई कितना हो गया यहाँ पे? ये आ गया अपने पास पाई आर स्क्वायर इंटू के, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आर से आर कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, ई की वैल्यू आ गई माइनस के आर अपॉन 2। चलो फर्स्ट पोर्शन हमारे पास सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास सॉल्व हो गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। हालांकि अगर आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है तो इतना सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपने फॉर्मूला याद कर रखा होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, फॉर्मूला आपने याद रखा होगा, इनसाइड वाले पॉइंट पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? इतनी होती है। अगर वो टाइम के साथ लीनियर वेरिएशन कर रहा है तो ये फॉर्मूला याद कर रखा होगा आपने। नेक्स्ट, अब मेरे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, चलो आगे बात करते हैं। E बराबर माइनस के आर बाई 2, ये कैलकुलेशन पूरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की थी। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट बात हम करें आगे। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे टॉर्क निकालना है। अब किस पर? इस एलिमेंटल चार्ज पर, इस वाले चार्ज पर मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है डी क्यू पर।
डी क्यू चार्ज पर, इस पर चार्ज कितना है भाई, डी क्यू है, तो डी क्यू की वैल्यू लिख दो पहले, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, यही होगा, आर रेडियस पे मानिए डी आर की, और सिग्मा कितना हो गया, टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये आ गया अपने पास डी क्यू, क्यू अपॉन आर इंटू 2 इंटू डी आर, ये डी क्यू आ गया मेरे पास। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो फोर्स कितना आ गया भाई, डी एफ एलिमेंटल फोर्स, ये आ गया अपने पास डी क्यू इंटू ई, दैट इज, अब मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है माइनस की, मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, ठीक है, वो घूम रही है, ये थोड़ी पूछा है किस डायरेक्शन में घूम रही है, तो मैग्नीट्यूड लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, 2q अपॉन r इंटू के आर बाई 2 इंटू डी आर, आर से आर गया, 2 से 2 गया, दैट इज q इंटू के इंटू डी आर, ये मैग्नीट्यूड आ गया अपने पास फोर्स का। नाउ टॉर्क कितना आ जाएगा, डी टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ, ये आ गया टॉर्क अपने पास। नेक्स्ट, तो ये टॉर्क आ गया, तो नेट टॉर्क आ गया क्यू के आर डी आर 0 टू आर, कितना, आर स्क्वायर बाई 2, कितना होता है आई अल्फा, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2, मास एम दे रखा है, डिस्क है, तो ये आ गया इतना, हाँ है ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू के अपॉन 2 से 2 भी गया इंटू एम, ये अल्फा आ गया भाई, तो ओमेगा बराबर अल्फा इंटू टी, बिकॉज टी टाइम पे रेस्ट पर था, अल्फा कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली लिख दिया मैंने, कितना हो गया आंसर, ये हो गया क्यू के टी अपॉन एम, दिस इज द वैल्यू फॉर ओमेगा। ठीक है, तो बात समझ में आई आप लोगों को। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमआई चैप्टर का, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से, मोशन ऑफ द चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, पहले डायग्राम बना देता हूं मैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, डायग्राम देखते हुए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनो। ए चार्ज पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव चार्ज q, मास m is projected in xz plane with a speed v0 at an angle theta with the x-axis, while the another identical charge is projected simultaneously along the y-axis from the origin as shown. ठीक है, with the speed v0, an electric field E is equals to माइनस ई नॉट इंटू के कैप एग्जिस्ट इन एक्सजेड प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो केवल इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट के कैप एग्जिस्ट वाई इज ग्रेटर देन 0 रीजन में, मतलब इसके आगे जो फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे नहीं है। It is observed that both the particles collide after some time on the x-axis. Assume that the space is gravity free, then what is the velocity v0 and calculate the angle theta. ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन सुने आप, समझे ध्यान से क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपको। क्वेश्चन ये है कि दो प्लेन है, इस तरह से प्लेन है एक्स वाई जेड, अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इधर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, इस तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन ऐसे दे रखी है। एक चार्ज को यहां से प्रोजेक्ट किया गया v वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, ठीक है, बात समझ में आई, और दूसरे चार्ज को v0 से प्रोजेक्ट किया गया
अब वो कोलाइड कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, तो मुझे आपको बताना है कि V0 कितना होगा और थीटा एंगल कितना होगा। अब ध्यान से देखो, ये जो पार्टिकल है एक्स जेड प्लेन, ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब एक्सीलरेशन जो होगा इस वाले पार्टिकल का वो होगा इतना, है ना, नीचे की तरफ। तो ये पार्टिकल जस्ट एक प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा, मतलब ये पार्टिकल तो आ गया यहां पे एक प्रोजेक्टाइल की तरह, ठीक है। ये पार्टिकल कैसे आ गया, एक प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा ये वाला पार्टिकल, जिसकी रेंज ये है, और रेंज में लिख सकता हूं भाई, कितनी लिख सकता हूं रेंज, R इज इक्वल्स टू रेंज U स्क्वायर दैट इज V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन A Q E0 अपॉन M। मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया V0 स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा M अपॉन Q E0, ये हो गई रेंज। नेक्स्ट, अब ये वाला जो पार्टिकल मूव कर रहा है ये केवल और केवल भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण मूव कर रहा है, और ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक सर्कुलर मोशन पे जाएगा और एक्स एक्सिस पे तब ही ये हिट करेगा, कोलाइड करेगा इससे, जब यहां पे आ जाए ये सर्कुलर मोशन होगी यहां पे, तो ये हो गया सर्कुलर, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, सर्कुलर मोशन। इसका मतलब ये क्या है, डायमीटर आ गया क्या, मतलब रेंज आ गई 2r, है ना। तो रेंज को मैं किसके बराबर कर दूंगा, 2r के, तो 2r रेडियस कितनी होती है भाई मैग्नेटिक फील्ड में, ये होती है mv0 अपॉन qb, तो ये वैल्यू तो 2r है, सही है। तो एक इक्वेशन तो यहां से आ गई, इसको मैंने बराबर कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन 2m v0 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन q e0 इज कितना, 2m v0 अपॉन qb, ठीक है। सेकंड, एक चीज और ध्यान से देखो, क्या इसका टाइम ऑफ फ्लाइट में निकाल सकता हूं, प्रोजेक्टाइल ही तो है। नेक्स्ट, और यहां से यहां तक आने का टाइम भी मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखना भाई, ये सर्कुलर नहीं है, कहीं मिक्स कर दो आप, दिस इज प्रोजेक्टाइल एंड दिस इज सर्कुलर, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट में निकाल सकता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिखूंगा, याद करो 2u साइन थीटा अपॉन g होता है, तो 2 v0 साइन थीटा अपॉन g, g की जगह a, q e0 अपॉन m, और वहां से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है भाई सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं तो ये आता है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट याद करो 2 पाई m अपॉन क्यू भी आता है, कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, टाइम पीरियड पूरे सर्कल का 2 पाई m अपॉन क्यू भी होता है, तो हाफ सर्कल का कितना होगा, पाई m अपॉन क्यू बी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, दो ही वेरिएबल है यहां पे, एक है थीटा दूसरा है v0, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, देखो क्या आता है, इसको हटा देता हूं मैं, देखो क्या आ रहा है यहां पे, ठीक है। तो देखो पहले हम थोड़ा सा इसको काट पीट देते हैं, q से q गया, एक v0 से v0 कैंसिल हुआ, 2m से 2m कैंसिल हुआ, यहां पे भी थोड़ा काट पीट देते हैं, m से m गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो ऊपर बचा v0 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई e0। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2 v0 साइन थीटा अपॉन e0 इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या बचा 1 अपॉन b डिवाइडेड बाय
पाई अपॉन बी, ये भी गया और ये भी गया और ये भी गया और ये भी गया, सब कैंसिल हो गए, बचा क्या अपने पास cos थीटा अपॉन 2 1 अपॉन पाई। तो थीटा तो आ गया cos इनवर्स 2 अपॉन पाई। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन पाई। अब कोई भी एक इक्वेशन में लिख दो, सेकंड वाली इक्वेशन में लिख देता हूं, आंसर आ जाएगा, क्योंकि वहां आपको दो चीज लिखनी पड़ेगी, इससे बढ़िया सेकंड वाली इक्वेशन में लिख दो, आपका आंसर यहां पे तैयार हो जाएगा बिल्कुल। क्या V0 फाइंड आउट करना है तो देखो ध्यान से, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, दोनों दे रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यहां पे बता रखे हैं भाई। देखो 2V0 साइन थीटा अपॉन क्यू ई नॉट इज इक्वल्स टू पाई एम अपॉन क्यू बी। ये तो वैसे यहीं पे कैंसिल आउट हो गए थे, एम भी कैंसिल आउट हो गया था, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पे पाई अपॉन बी, ठीक है, पाई ई नॉट अपॉन बी इंटू 2 साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू आप जानते ही हो, कितनी लिखोगे इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 4 अपॉन पाई स्क्वायर, ये वेलोसिटी आ गई भाई। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों ही क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर सॉल्व करें वापस से, ध्यान से, अच्छे से समझें। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, कंप्लीट आपको कम से कम भी डेली, जब तक कि इसकी एग्ज़ाम नहीं हो जाए, मतलब जेईई एडवांस अगस्त 2020, तब तक आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल पूरे कोर्स के इस तरह के, इस लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो इन क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।